अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नदीम। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया के बारे में। मैं ये टॉपिक आप तक अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, जिसका फ़ीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो हिस्ट्री को हम कन्वेंशनली पढ़ने के लिए, समझने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ओके, ये 3 पार्ट हैं। कन्वेंशनली हिस्ट्री को हम समझने के लिए हम इन 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम सोशल वर्क को समझने के लिए भी इसी 3 तरीके से डिवाइड करेंगे 3 भागों में। ठीक है, हम बात करेंगे अभी एंशिएंट इंडिया के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क के बारे में, एंशिएंट के बारे में। ठीक है, देखो, सोशल वर्क इन इंडिया is also passed through different developmental phases for community, from community living and individual charity, backed by religious belief and humanitarianism। means to say कि हमारे जो इंडिया है उसकी जो हिस्ट्री रही है वो मोस्टली जो है लोगों का रिलीजियस बिलीफ बहुत ज़्यादा थे, लोगों की लाइफ पर रिलीजन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, जो आज भी होता है और पहले वक्त में भी और ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, उन रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग ही लोग जो हैं एक दूसरे की मदद करते थे और अपनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, ताकि समाज में जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उस तक भी चीज़ें पहुंच सकें। ये इस तरीके के बेनेवोलेंट एक्ट जो हैं हमारे किंग्स के द्वारा किए जाते थे। उस टाइम पर मोनार्क होते थे, आज के टाइम डेमोक्रेसी है, उसके बारे में हम कभी नेक्स्ट बात करेंगे कभी। तो जैसे महाराजाज होते थे, नवाब्स एंड रिच अरिस्टोक्रेट्स हैं, जो जिनके पास धनी लोग थे, उनके पास जो है रिलीजियस बिलीफ था कि जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उस तक भी चीज़ें रिसोर्सेज पहुँचने चाहिए, ताकि जो है वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता सकें। ठीक है, जैसे कि हमारे एंशिएंट, जैसे हमने एंशिएंट इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें यज्ञ, हवन और दान, इन सब का जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब है हमारे टेक्स्ट के अंदर भी, और वो जो है हमारे सोसाइटी के अंदर आज तक भी दिखते हैं। यज्ञ, हवन और दाना, इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। यज्ञ वाज अ कलेक्टिव फॉर्म ऑफ लेबर विदाउट एनी डिवीजन। यज्ञ जो होता है, यज्ञ एक कम्युनिटी के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ये मास के लिए होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी कम्युनिटी या हमारी सोसाइटी के ऊपर किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है, कोई परेशानी ऐसी है जिसको हम पूरी सोसाइटी फेस कर रही है, तो उस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो रिलीजियस जो टीचर्स होते थे, जो प्रीचर होते थे, वो बताते थे कि आपको एक यज्ञ करना चाहिए, ताकि हम जो है आने वाली ये परेशानी है, जो परेशानी चल रही है, इसको हम दूर कर सकें। तो उस लिए वो यहाँ पर यज्ञ किया जाता था। और यज्ञ में जो राजा वगैरह होते थे, किंग, नवाब, महाराज, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, वो सभी जो है एक्ट करते थे ताकि लोगों तक भी चीज़ें पहुंच सकें, रिसोर्सेज को वो डिवाइड भी करते थे। हवन होता था इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल बेसिस पर। यज्ञ होता था एक लार्ज कम्युनिटी सेक्शन के लिए, और जो हवन होता था वो होता था एक इंडिविजुअल की प्रोस्पेरिटी के लिए। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट किए जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। आप जैसे फिल्मों में भी देखते होंगे, हिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे कि यज्ञ करने के बाद, हवन करने के बाद कोई इंडिविजुअल जो सेक्शन, जो हमारे सोसाइटी का वल्नरेबल सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, उसको चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद वो फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, क्योंकि ऐसा हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि हम जब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें उसके बाद यहाँ पर भी शांति मिलेगी और आने वाली दुनिया में भी शांति मिलेगी। इस तरीके का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर हम बात करें दाना की, तो वर्ड दान से ही ये दाना बना है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है, देखो, दाना वाज द, दान बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में दाना लिखा जाता है, दान होता है। दान वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स collected through wars among the member of the community during festival। means to say, जब पहले ऐसा होता था, अगर यहाँ पर कम्युनिटी ए है, यहाँ पर कम्युनिटी बी है, ये कम्युनिटी ए का किंग अगर इस एरिया को कॉन्कर कर लेता था, मीन्स टू से जीत लेता था, तो उसमें जितने भी रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल थे वो सब राजा के हो जाते थे। उसके अकॉर्डिंग राजा जो है दान के दौरान जो जितना भी जो वहाँ से रिसोर्सेज मिले हैं उन सभी को डिवीज़न यानी डिवाइड करता था, सोसाइटी के अंदर बांटता था। ठीक है, वो इस तरीके से भी होता था। वो इंडिविजुअल बेसिस पे भी, अगर कहीं पर इस तरीके से वॉर में नहीं जीता है लेकिन अपने इंडिविजुअल है उनके पास, तो वो भी उस तरीके की चीज़ों को डोनेट कर देते, वो भी दान के अंदर आता था। ठीक है, अगर हम बात करें जटकास की, जटकास जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर है। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो आपसे पूछा भी जा सकता है ऑप्शन में कि जटकास रिलेटेड टू विच, मतलब आपको बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और ये सब चीज़ें, जैनिज़्म दे दिया जाएगा तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको याद रखें। जटकास जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं। इसमें बहुत सारी स्टोरीज हमें बताती हैं, ऐसे एविडेंस हैं जो कि बात करते हैं कॉमन गुड की। देखो, कॉमन गुड क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैं,
आपकी सोसाइटी के अंदर यहाँ पर रोड है तो ये आपका कॉमन गुड है, यानी जिसका आप भी फ़ायदा उठा रहे हैं और अदर लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी सभी आपकी सोसाइटी के आसपास के रहने वाले लोग सभी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। विलेज के अंदर भी है तालाब वगैरह होते हैं जिसका फ़ायदा सभी लोग उठाते हैं, कम्युनिटी हॉल होता है जिसका फ़ायदा सभी उठाते हैं, ये सब जो है कॉमन गुड्स के अंदर हमारे आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, कौटिल्य के और भी नाम हैं जैसे कि चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये जो है 3 नाम हैं इनके, जो कौटिल्य भी, चाणक्य और विष्णुगुप्त, तीनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं तो आप इसका भी ध्यान रखें। ठीक है, ऑल्सो रेफर्स टू द कंस्ट्रक्शन वर्क बाय द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ विलेजर फॉर कॉमन गुड, जो ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स किया जाता था कॉमन विलेजर्स के द्वारा, वो सब भी, ताकि हम जो है जैसे कि केयर ऑफ द ओल्ड, गरीब मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनकी हम हेल्प कर सकें। ठीक है, डिसीज मैन की, और अनकेयर्ड ऑफ बैरन वुमेन। देखो बैरन वुमेन कौन होती है? बैरन वुमेन जैसे हमारी सोसाइटी में वर्ड है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं बांझ, मीन्स टू से जिसके बच्चे नहीं हो सकते उस लेडी को बोलते हैं बैरन वुमेन। ठीक है, वो या फिर जिसके बच्चे हैं वो, और जो माइनर यानी छोटे बच्चे होते हैं 18 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं माइनर। ठीक है, ये सब हैं, उन सब की हेल्प करना, ये सब कॉमन गुड में है, ये अर्थशास्त्र में इस तरीके की चीज़ें डिस्क्राइब्ड हैं। अगर हम बात करें, अब हम एंशिएंट से अगर मॉडर्न मिडिवल की तरफ आते हैं तो 13th and 14th सेंचुरी में हम देखते हैं एक सिस्टम ऑफ ज़कात जो कि मुस्लिम पीरियड रहा है, मुस्लिम जो शासक रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, उनमें जो है पुअर टैक्स था। पुअर टैक्स मीन्स टू से कि गरीबों के लिए टैक्स लगाया जाता था, जो वेल्थी थे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था ताकि वो जो उस पैसे को यूज़ करते हुए वो लोगों में उस चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, ये एक्ट था। हुमायूं ने भी इसके बोल्ड अटैम्प्ट लिया था सती को रोकने के लिए। सती प्रथा जैसी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर प्रिवेल थी जो अभी जाकर के हमारी सोसाइटी से ख़त्म हुई हैं। इस तरीके की जो ये जो मतलब जेंडर बेस्ड, जेंडर बायसनेस दिखाती थी या जेंडर पेट्रियार्कल माइंडसेट दिखाती थी, इस तरीके के एक्ट जो हैं हमारी सोसाइटी के, उन सबको ख़त्म करने के लिए भी हुमायूं जैसे जो किंग हुए हैं उन्होंने एक्ट किया है। ठीक है, अगर हम बात करें अकबर की, अकबर ने भी स्लेवरी को बैन किया है, स्लेवरी को एबोलिश किया है 1583 में। आप इसकी डेट याद रख सकते हैं क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की जिसमें कि हमारा ब्रिटिश टाइम था जिसमें हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स के, तो इंडिया वाज ट्रांसफर टू द क्राउन ऑन द 1st of November in 1857। आफ्टर द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 हमने देखा कि जितनी भी जो पावर थी वो ब्रिटिश कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन पर शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, ट्रांसफ़र हो गई थी। ठीक है, वो कभी जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीके से। द चार्टर एक्ट ऑफ 1830, चार्टर एक्ट होता था जो हर 20 ईयर्स के बाद आता था। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे। द चार्टर एक्ट 1813 मेड प्रोविजन फॉर द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड अप्रूव द वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी। एजुकेशन को इन्होंने हमें कहते थे कि ये हम जो है इंडिया को सुधारने के लिए आए हैं, हम इनके लिए वेलफेयर के लिए आए हैं और हम इन्हें इलिटरेट को लिटरेट बनाएंगे। तो इस तरीके की इनकी मानसिकता भी थी। और हमारे समाज में कुछ सोशल एविल थे जिनको इन्होंने देखा भी और जो इनको बहुत वियर्ड भी लगता था, उसके लिए इन्होंने कहा कि 1813 में इन्होंने प्रोविज़न डाला जिसमें कि एजुकेशन को प्रमोट करना और क्रिश्चियन मिशन देनी, आपको धर्मांतरण कराना, ये सब तरीके की भी चीज़ें हमें देखने को मिली ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम पर। सोशल रिफॉर्म इन द अर्ली फेज वाज द इन्फ्लुएंस बाय द 3 मेन फैक्टर। जो सोशल रिफॉर्म शुरू हुए थे हमारे अर्ली फेज में वो 3 फैक्टर से इन्फ्लुएंस हुए थे। पहला फैक्टर था क्या कि क्रिश्चियन जो प्रीचर्स थे उनका बहुत इन्फ्लुएंस हुआ क्योंकि वो इक्वेलिटी की बात करते, जैसे हमारा सोसाइटी था, हमारा सोसाइटी वर्ण सिस्टम में डिवीज़न था, यानी कि अपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से डिवीज़न था हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ों को वो देखते थे और हमें कहते थे कि आप जो हैं ये गलत है, ये सिस्टम गलत है, सभी मैन इक्वल हैं। ठीक है, इस तरीके की जब प्रीचर्स होते थे तो उनसे जो लोग इन्फ्लुएंस होते, जो मोस्टली जो लोअर कास्ट के जो से बिलोंग जो करते थे वो लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। दीज क्रिश्चियंस प्रीचर्स अपोज द सोशल एविल्स एंड कस्टम्स of complex Hindu religion of the purpose of the religious conversion and इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन थिंकिंग। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो दीज क्रिश्चियन प्रीचर्स दे अपोज करते थे सोशल एविल, जो भी सोशल एविल होते थे, जैसे कि मैंने बताया सती प्रथा एक सोशल एविल है, डोरी एक सोशल एविल है, इन सभी चीज़ों को उन्होंने अपोज किया। ठीक है, अपोज किया कस्टम ऑफ द कॉम्प्लेक्स हिंदू रिलीजन, जितने भी कस्टम जो बड़ी कॉम्प्लेक्स जो रिलीजन थे, कॉम्प्लेक्स रिलीजन के हमारे हिंदू रिलीजन के जितने भी कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे उन सभी को इन्होंने बताया कि ये सब बहुत टफ हैं और इन्हों का उसके पीछे पर्पज़ ये था कि ये जो है रिलीजियस कन्वर्जन चाहते थे ताकि वो इन ईसाईयत की तरफ या फिर क्रिश्चियनिटी की तरफ आ जाएं। ठीक है, जिससे क्या है
इससे ये होता था, देखो मैं बताऊं आपको, हमारा जो सोसाइटी है पहले वो ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मण्स की जो टीचिंग्स थी वो बहुत हाई लेवल की थी, और ब्राह्मण जो संस्कृति पर उनका डोमेन था, संस्कृत लैंग्वेज पर, वो किसी और को नहीं चाहते थे कि और भी लोग इसको संस्कृत को सीखें, क्योंकि संस्कृत को प्योर लैंग्वेज मानते थे। और जो है अदर कास्ट के जो छोटी कास्ट से, सो कॉल्ड छोटी कास्ट से जो बिलोंग करते थे, उनको वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराते थे, क्योंकि वो कहते थे कि अगर ये भी इस चीज़ एजुकेशन को लेंगे तो एजुकेशन इम्प्योर हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अपना डोमिनेंट बना के रखा लैंग्वेज के ऊपर, जो कि हर आदमी का इस टाइम पर राइट है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू एजुकेशन। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर ये चीज़ें नहीं थी। वेस्टर्न एजुकेशन थिंकिंग का अगर हम बात करें, वेस्टर्न एजुकेशन थिंकिंग और इंडियन, जैसे कि हमारा जस्टिस, इक्वालिटी और आपका फ्रेटर्निटी, इस तरीके के जो वर्ड हैं वो सब हमें जब हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन देखते हैं हम, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इस तरीके के वर्ड, इस तरीके की थिंकिंग जो है हम सब सोचने लगे, जो कि वेस्टर्न थिंकिंग का जेंडर इक्वालिटी, यानी लड़का और लड़की में कोई भी भेदभाव ना करना, ये सारी चीज़ें जो है वेस्टर्न एजुकेशन की थिंकिंग हमें इन्फ्लुएंस कर रही थी। 3 बड़े कारण थे। अगर हम देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ जिससे आप समझेंगे जो आने वाली स्लाइड्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ अगर आपको ध्यान दिख नहीं रहा है तो। एमजी राणादे इज रिलेटेड टू, एमजी राणादे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं वीडियो को रोककर, वरना तो मैं आपको तो इस वीडियो के एंड में तो इसका आंसर जरूर बताऊंगा ही बताऊंगा। इसमें कौन सा एक्ट, कानून है, कौन सा केस था जो कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात करता है? क्या वो विशाखा एंड अदर स्टेट वर्सेस राजस्थान, या फिर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राजामल वर्सेस जेवेलास मलोर कंपनी? इनमें से कौन सा है? मैं आपको इन दोनों के आंसर वीडियो के एंड में जरूर दूंगा, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए आगे की स्लाइड्स को हमें समझना है। ठीक है, अगर हम बात करें राजा राम मोहन रॉय की, तो राजा राम मोहन रॉय बहुत ही बड़े पर्सनैलिटी थे हमारी मॉडर्न इंडिया की, मॉडर्न थिंकर भी बोला जाता है। उस टाइम का 1880s की हम बात कर रहे हैं। मैं तो एक पर्सनली ये कहना चाहूँगा, अगर कोई इंडिविजुअल से, अगर कोई मुझसे कहे कि आपको किसी से मिलने का मौका मिले जो पर्सनैलिटीज़ दुनिया के अंदर नहीं है, तो मैं तो राजा राम मोहन सर का ही नाम लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है ये पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। ठीक है, तो हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने सती के लिए बहुत काम किया, बहुत प्रोमिनेंट है, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। इन्होंने सती के खिलाफ काम किया। लॉर्ड बेंटिक एज ए गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर जब इन्होंने ये लॉ पास हुआ 1829। ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है पनिशेबल ऑफेंस बनाया उसको और इलीगल बनाया। ठीक है, ही स्टैब्लिश द आत्मीय सभा, जिसका नाम बाद में चेंज हो गया था, इसमें ही स्टैब्लिश द आत्मीय समाज इन 1815 विच डेवलप इनटू, जिसका नाम देखो ब्रह्म समाज हो गया 1828 में। हिज फॉलोवर द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन सक्सेसफुली एडवांस द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रह्म समाज। ठीक है, अगर हम बात करें सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट बाय द अदर सोशल रिफॉर्मर्स, ये तो हमने राजा राम मोहन रॉय की बात की, लेकिन अब हम अदर रिफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो उनकी बात करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक्सप्लेन किया इन्होंने विडो रीमैरिज के ऊपर काम किया। इन्होंने जो है 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आया। उस टाइम पर जो लॉर्ड थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, लॉर्ड डलहौजी उस टाइम पर जो थे गवर्नर, हमारे लॉर्ड थे, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी के टाइम की बात है। ठीक है, 1857 तो वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ। विडो रीमैरिज को लेकर इन्होंने अच्छे काम किया और एजुकेशन को लेकर भी, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए भी अच्छा काम किया। ये इनकी पिक्चर है। बहरम राम जी एम मालाबार बॉम्बे पारसी कम्युनिटी थे, फाइटर थे, वुमेन राइट्स के लिए वर्क करते थे और इंस्ट्रूमेंट इन द पैसेज ऑफ एग्री ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है ये मैरिज से रिलेटेड है, जो पहले हमारे समाज के अंदर देखा जाता था कि जो 12 ईयर की, 11 ईयर, 10 ईयर, इसी एज में शादी कर दी जाती थी लड़कियों की, और लड़कों की भी इसी एज में शादी की जाती थी, जो कि फिजिकली, इमोशनली, जो किसी भी एतबार से सही नहीं है। ठीक है, उनके लिए इन्होंने काम किया। बहरम जी एम मालाबारिन, ठीक, इनका नाम याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें शशिपाड़ा बनर्जी ऑफ बंगाल की, तो 1840 से लेकर 1925 तक ये वर्क करे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी सोसाइटी जो है
कास्ट के अंदर जकड़ी हुई थी, कास्ट में बहुत ज़्यादा जकड़ी हुई थी, और जिसके वजह से जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। उनके जो डिप्रेस थी उनके लिए इन्होंने वर्क किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क किया। उन्होंने एडवोकेट कॉज ऑफ द हिंदू विडो, जो हिंदू विडो हो जाती थी हमारे से, आपको पता है कि विडो होने के बाद उनको सती होना पड़ता था, या फिर बहुत तरीके से उनको कलरफुल कपड़े नहीं पहनने दिए जाना, एक सर्टेन टाइप ऑफ फूड ही आपको खाना है, आप चप्पल नहीं पहन सकते, इस तरीके की चीज़ें जो थी वो बिल्कुल ही ठीक नहीं थी किसी भी एतबार से, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने वर्क किया। ऑन द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ मैरिड अ विडो, इन्होंने जो है विडो से ही शादी की थी इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। अब हमने बात की थी जस्टिस महादेव राणा दे, जिसका हमने क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। देखो 1842 to लेकर 1901 तक ये रहे, इनकी एज थी। दे प्लेड एक्टिव रोल फॉर द वुमेंस राइट, उन्होंने वुमेंस राइट के लिए काफ़ी काम किया। एज वेल एज इन द इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस, एमजी राणा दे फॉर्म द विडो मैरिज एसोसिएशन 1861। मीन्स टू से इन्होंने देखो विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया, जहाँ पर विडोज लोग होती थी उनकी मैरिज ताकि दोबारा से कराई जा सके और फिर घर गृहस्थी में जा करके अपनी ज़िंदगी को सोशल फंक्शनिंग उनको अच्छे से हो सके। इस तरीके के वर्क इन्होंने किए थे जस्टिस महादेव राणा दे ने। तो इनका जो लिंक था मैं आपको बता दूँ, उनका लिंक था पी समाज से। आप इसको बता सकते हैं कौन सा समाज है वो, ठीक है। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस जो है देखो हमारे 1885 में बनी थी नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जो आज का हम नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, ठीक है, आज भी है वो पार्टी। नेशनल कांग्रेस बनी थी हमारी 1885 में। इसमें A.O. ह्यूम का नाम बहुत ही ज़्यादा ये प्रोमिनेंट थे, इन्होंने इसमें वर्क किया था इसको फॉर्म होने में। लेकिन ये जो हमारी ये इन्होंने बनाई थी ताकि सोशल कल्चर और पॉलिटिकल इशूज़ को यहाँ पर इंडियंस जो हैं अपने प्रेजेंट कर सकें। लेकिन इन्होंने जो है सोशल इवेंट्स को जो अलग किया, इन्होंने किया कि पॉलिटिकल इवेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को रखा, INC को रखा, और जो अलग कांग्रेस बनाई उसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने जो है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस अलग बनाई ताकि वो सोशल और कल्चरल इश्यूज़ को उठा सकें। पॉलिटिकल इश्यूज़ को उठाने के लिए उन्होंने कांग्रेस रही, इन्होंने आपस की मीटिंग में इन्होंने डिवीज़न कर लिया कि पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए ये पार्ट ये उठाएंगे और सोशल के लिए ये उठाएंगे, नेशनल सोशल कांग्रेस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अगर हम बात करें आगे मिसेस रामाबाई की, द वाइफ ऑफ जस्टिस राणा दे, ये जस्टिस राणा दे की वाइफ थी। एंड G.K. देवधर फाउंडेड द सेवा सदन इन पुणे, इन्होंने G.K. देवधर थे, उन्होंने सेवा सदन पुणे के अंदर फाइंड किया। सिमिलर सेवा सदन्स वर एस्टैब्लिश इन अदर सिटीज़ इंक्लूडिंग एट द लखनऊ, इस तरीके की और भी सेवाएं जो हैं लखनऊ में भी शुरू की गई। अगर हम बात करें पंडिता रामाबाई की, आपने नाम सुना होगा, ऑर्गेनाइजर आर्य महिला समाज, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ध्यान से सुनना। आर्य महिला समाज इन 1882 में इन्होंने बनाया। वेल नोन फॉर हर वर्क विद द इंडियन गर्ल्स पर्टिकुलरली यंग विडोज, इन्होंने जो है मोस्टली काम किया था किसके लिए, वो इंडियन गर्ल्स के लिए। पर्टिकुलरली वो कौन सी वुमन, वो वुमन जो यंग हुड में यानी कि यंग में ही, जवानी में ही विडो हो गई थी, जवानी में ही विडो हो गई थी, ठीक है, उस तरीके की वो जो वुमन है वो सोशली स्टिग्मा होता है विडो के बाद, कहते हैं कि इसके लक्षण ठीक नहीं थे, इसकी कुंडली ठीक नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें थी जिससे उसको सफ़र करना पड़ता था बहुत ही तरीके से, ठीक है, वो सब चीज़ें फेस की जाती थी। एक यंग जो विडो हो जाती थी उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की जाती थी क्योंकि रीमैरिज का कॉन्सेप्ट इतना आम नहीं था और जो है बैक सोसाइटी में आने की भी दिक्कत होती। आज के डेट से भी आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं उस टाइम पर कितना ज़्यादा टफ रहा होगा। और आज के डेट में थोड़ा कूल, आज के डेट में थोड़ा लिबरल हैं, थोड़ा चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी कर चीज़ों को देख सकते हैं 1882 के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। अगर हम बात करें द मैरिज एक्ट पास इन 1872 प्रोवाइड फॉर द रीमैरिज एंड इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी। इंटरकास्ट मीन्स एक कास्ट ये, एक कास्ट अनदर कास्ट ये, इन दोनों का इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी के अंदर भी जो अलग अलग कम्युनिटी होती थी, ठीक है, चाहे वो अगर हम बात कम्युनिटी के हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इंटर कम्युनिटी मैरिज लेइंग स्ट्रेस ऑन द मोनोगामी होता था, इन्होंने काम किया मोनोगामी का मतलब होता है एक पति, मतलब कि इसमें वन हस्बैंड एंड वन वाइफ, इसमें ये होता है, लेकिन मोनोगामी पे इन्होंने काम किया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर सोसाइटी के अंदर जो है पोलीगामी भी होती थी। पोलीगामी का कहने का मतलब होता है वन मैन और एक से ज़्यादा वुमन, मोर देन वन वुमन, ठीक है, वन मैन एंड मोर देन वन वुमन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पोलीगामी, ठीक।
अगर हम बात करें, इन्होंने बात की थी कि ऑल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज विदाउट ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स। आज भी हम देखते हैं कि हमारे जितने भी शादी वगैरह होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, उन सभी के अंदर रिलीजियस राइट्स और जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं उन सभी को फॉलो किया जाता है मोस्टली, इंस्टीड ऑफ कोर्ट मैरिज। ठीक, अगर हम बात करें तो मूल शंकर आप सुन के लगेगा कि नया नाम है, लेकिन मूल शंकर जो है उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनका जो इस नाम से ज़्यादा पॉपुलर हैं। इन्होंने आर्य समाज को स्टैब्लिश किया 1875 में। ये आप याद रखना, क्वेश्चन जरूर बन सकता है। और इनके स्टेटमेंट बनाई जा सकती है कि ये किस चीज़ के फेवर में थे, किस चीज़ के अगेंस्ट में थे, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। द प्रोपोगेटेड अगेंस्ट द आइडल्ट्री। आइडल्ट्री का मतलब होता है कि जिस मूर्ति पूजा के जो हैं ये खिलाफ थे आर्य समाज के फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे। फेवर्ड इन रिफॉर्म इन कास्ट सिस्टम में जो रिफॉर्म करना इनको करना चाहते थे, उनके फेवर में थे। फेवर थे विडो रीमैरिज के फेवर में थे। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जैसे हमारे हिस्ट्री में भी और आज भी कहीं कहीं देखा जाता है कि अनटचेबिलिटी जो सो कोल्ड मतलब सो कोल्ड अपर कास्ट से जो बिलोंग करते हैं वो सो कोल्ड लोअर कास्ट को परेशान करते हैं या फिर उनको अशुद्ध मानते हैं, उनसे टच भी नहीं करते, इवन अपने शैडो को भी दूर रखते हैं, ये सारी चीज़ें। बिलीव इन द रीएडमिशन इनटू हिंदू फोल्ड दोज हु हैव कन्वर्टेड फ्रॉम द हिंदुइज्म टू अदर रिलीजन। इन्होंने इस तरीके की भी एक मुहिम चलाई थी जिसमें जो कुछ लोग हिंदुइज्म से अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे उनको घर वापसी टाइप आप कह सकते हैं, उनको वापस हिंदुइज्म में लाए और उनको दोबारा से हिंदुइज्म के लिए बढ़ावा दिया। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, इन्होंने भी काफ़ी सोशल सर्विसेज की हैं जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। आप इनका नाम भी एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में याद कर सकते हैं। स्वामी इनका लाला लाजपत राय की तिलक जी की लाला लाजपत राय जी की पिक्चर है। स्वामी श्रद्धानंद वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस। स्वामी श्रद्धानंद थे, उन्होंने अपलिफ्टमेंट किया था, अपलिफ्टमेंट मींस से वर्क किया था अपलिफ्टमेंट ऑफ फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस की। ठीक, अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खान 1817 टू 1898 इनकी जो बर्थ से डेथ का टाइम रहा है। वर्क फॉर द एमोलिएशन ऑफ द कंडीशन ऑफ हिज को रिलीजनिस्ट founded by the Mohammedan social reformer to express his view founded at the Anglo-Mohammedan College at Aligarh in 1875। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज अलीगढ़ में खोला गया जो कि बाद में उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, जो आज भी वहाँ पर है, AMU के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें श्री रामकृष्ण परमहंस की, जिसके डेसिपल हैं स्वामी विवेकानंदा। डेसिपल मतलब जैसे हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, डेसिपल हैं वो उनके, स्वामी विवेकानंदा। ठीक, फाउंडेड और द मिशन ऑफ 1897 द रामकृष्ण मिशन। आपसे पूछा जा सकता है, डेट को याद रखना। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है और 1897 में ओपन हुआ। इट हैव बीन रेंडरिंग द वेरियस काइंड ऑफ सोशल ह्यूमैनिटेरियन सर्विस। जिन्होंने काफ़ी मानववाद की जो सर्विसेज हैं जो मिलनी चाहिए उन सब की इन्होंने बात की। ठीक, अगर हम बात करें अब विवेकानंदा, दीज सर्विसेज इंजॉय द हाईएस्ट सैंक्शन अकॉर्डिंग टू हिम। सेल्फ सर्विस इज टू द नीडी वाज द मोस्ट पाइस एक्ट। पाइस एक्ट क्या होता है? देखो, पाइस का मतलब होता है रिलीजियस, वो बहुत ज़्यादा रिलीजन में बिलीव करता हो और कोई एक्ट करना, वो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किसी चीज़ को देखना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, उसको बोलते हैं पाइस एक्ट, नहीं पवित्र एक्ट कह सकते हैं आप। ठीक है, द सर्विस ऑफ द नीडी, जो सर्विस ऑफ द नीडी वाज द मोटो ऑफ द रामकृष्ण मिशन। जो सर्विस ऑफ द नीडी यानी ज़रूरतमंद की सेवा करना, इसका मोटो था, मिशन था। अगर हम बात करें 13 की, द थियोसॉफिकल सोसाइटी की, फाउंडेड बाय द ब्लावत्स्की एंड द कर्नल ऑलकॉट इन मद्रास व्हेन द जॉइन बाय मिसेस अनी बेसेंट। आप पूछ सकते हैं हमारे इंडियन फ्रीडम में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। अनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट में भी इन्होंने अच्छा योगदान दिया था। आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है, इन्होंने 1893 में गॉट एंगेज इन द एक्टिव प्रोग्राम ऑफ सोशल सर्विस। शी ऑल्सो एस्टैब्लिश अ सेंट्रल हिंदू कॉलेज। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था बनारस के अंदर, जिसको आज BHU के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी आप उसको जानते हैं। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टावियन ह्यूम जो है, फेल्ट द नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म फॉर द डिस्कसिंग द प्रॉब्लम फेस बाय द वर्कर प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस टू द नीडी थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर जो भी परेशानी थी, जो उन सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके ताकि जो है चीज़ों को
वो एक ही जगह सुन सकें, क्योंकि अलग अलग जगह से रिफॉर्म होते, अलग अलग जगह से मूवमेंट चलते थे, अलग अलग उनके इश्यूज़ होते थे। इस चीज़ को उन्होंने समझाने के लिए कि अलग अलग जगह से ना होते हुए एक मेन चैनलाइज किया जाए, ताकि जो है सभी इसी चैनल के थ्रू बात करें आके गवर्नमेंट से, ठीक है, इसका पर्पज़ था। लॉर्ड डफरिन परसुएडेड मतलब होता है किसी से आप प्यार से आग्रह करना, ठीक है। परसुएडेड हिम टू इंक्लूड पॉलिटिक्स ऑल्सो विद इन द स्कोप ऑफ एक्टिविटी ही हेल्प प्लान। 10 वैन इन द ईयर ऑफ 1885, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन द बॉम्बे के अंदर ये फाउंड की गई 1885 में जो कांग्रेस है वो फाउंड की गई, ठीक है। इट्स ऑर्गेनाइजर डिसाइडेड दैट अलोंग विद पॉलिटिकल टॉपिक्स, यानी पॉलिटिकल टॉपिक्स के साथ साथ जैसे कि राइट्स को लेकर या फिर हमारे इंडिपेंडेंस को लेकर और जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज थे उन सभी को साथ साथ जो है सोशल टॉपिक्स को भी इस पर बात कर सकें, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, हैंस तो दीवान बहादुर रघुनाथ राव एंड महादेव गोविंद राणा स्पोक ऑन द subjects related to the social reforms, but on the second consideration, organization of the Congress felt the Congress platform should be used for discussing political topics only, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म को उन्होंने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जो है ये पॉलिटिकल टॉपिक्स के डिस्कशन के लिए होना चाहिए, ना कि सोशल के लिए, इसलिए उन्होंने सेपरेट मूवमेंट हो गया, फिर उन्होंने सेपरेशन हो गया, इसमें जो बना इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट सेशन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द मद्रास इन 1887, वो हुआ 1885 के अंदर, ये हुआ 1887 के अंदर, ठीक है। जो इसमें स्प्लिट हो गया था ना, ये बंटवारा हो गया था इन दोनों के अंदर, जो कि राणा दे एंड रघुनाथ राव के द्वारा किया गया, ठीक। अगर हम बात करें द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जैसे हमने बताया, कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स सच एज इन्फेंट मैरिज, जैसे मैंने बताया हमारे सोसाइटी के अंदर पहले अर्ली मैरिज होती थी, पहले जो नाबालिग होते थे 10 ईयर्स 12 ईयर्स इस तरीके की एजेस में भी शादी की जाती थी, ठीक है। एबोलिशन ऑफ डोरीज, यानी दहेज प्रथा का ख़त्म करना, आज भी हमारे समाज में मौजूद है। द पोजीशन ऑफ द विडोज़, यानी जो विडोज़ होती थी, जो जिसको हम विधवा बोलते हैं, उनकी क्या पोजीशन है, उनके लिए वर्क करना। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ठीक है। टेम्परेंस एंड द सोशल प्योरिटी, intermarriage between caste and the improvement of the lot of the depressed classes, the regulation of the endowment, charity and the Hindu Muslim unity के ऊपर काम करना, रेगुलेशन करना एंडोवमेंट के लिए, यानी कि लोगों का एक साथ बढ़ावा के साथ डेवलपमेंट के लिए, और चैरिटी जो आपस में एक दूसरे को प्रमोट करते हुए जो हमारा कोई भी समाज का सेक्शन है वो किसी भी रिसोर्सेज से वंचित ना रहे। अगर हम बात करें एकेडमिक डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया की, तो इसमें आपने पहले भी सुना होगा, मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं, इसमें 1936 में आपको इस्टेब्लिश हुआ सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट कॉल, ठीक है, ट्रस्ट। इनमें बाद में इसका नाम हुआ द टिस, इसका नाम हुआ टिस, बाद में इसका नाम टिस के नाम से जाना गया, जिसकी फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज हुआ, विच वाज द ओनली इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग एजुकेशन ट्रेनिंग इन सोशल वर्क टिल 1947 तक ये सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ऐसा कॉलेज था जो सोशल वर्क के लिए ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आफ्टर द इंडिपेंडेंस काशी विद्यापीठ, नाउ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। वाराणसी कॉलेज ऑफ सोशल सर्विस, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में स्टैब्लिश हुआ 1947 में। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क DSSW, आप पिक्चर भी देख सकते हैं DSSW की, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1948। SK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजी इकोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशंस लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन्होंने भी इस चीज़ को बाद में ओपन की। सब हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर ये ओपन हुआ। आप और चीज़ भी नाम पढ़ सकते हैं, आगरा, नागपुर, उदयपुर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, ये सब चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आगे मैंगलोर, मैसूर, त्रिपुरा, ये सब जो है इसमें रेड वाले नाम जो हैं जितने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1958 में 6 थी, फिर उसके बाद 1959 में 13 हुई, फिर उसके बाद 1961 में 20 और 1978 में 35 हो गई इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये आप सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क की, तो सोशल ये जो एक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एनालाइज किया है पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को, तो उसमें मैंने देखा है क्वेश्चन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद करें ज़रूर, ठीक है। अगर हम बात करें, ये सब चीज़ रहा हमारे वीडियो का एंड, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगर आपको आंसर दे दूं उसका, एक तो था उसका आपका प्रार्थना समाज, और दूसरा उसका आंसर था आपका ऑप्शन था विशाखा गाइडलाइंस, जो मतलब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।